साथियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, और कल की हमने अपनी क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि एलएलबी सेकेंड ईयर में प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण की शुरुआत की थी। और हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कि लेवल ऑफ कंट्रोल, काइंड्स ऑफ कंट्रोल, इस पे चर्चा करते हुए जुडिशियल कंट्रोल पर हमने शुरुआत की थी। और हमने शुरुआत की थी कि जुडिशियल कंट्रोल डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस पर आधारित है। फिर हमने अल्ट्रावायरस के प्रकार, काइंड्स ऑफ अल्ट्रावायरस देखा, सारवान या वास्तविक अधिकारातीत एक्चुअल अल्ट्रावायरस और प्रोसीजरल अल्ट्रावायरस। फिर किन किन आधारों पर इसकी जांच की जा सकती है, उन 7 बिंदुओं पर हमने चर्चा की। और उनमें से पहला जो पॉइंट है कि मूल अधिनियम का संविधान के अधिकारातीत प्रवर्तन हो, इस पर आज हम अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं कि जहां की मूल अधिनियम, मात्र अधिनियम या पेरेंट एक्ट का संविधान के अधिकारातीत प्रवर्तन हो। ये किस प्रकार से हो सकता है? ये 3 परिस्थितियां बतलाई गई है जहां मूल अधिनियम, पेरेंट एक्ट क्या हो सकता है, अल्ट्रावायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन। परिस्थिति नंबर 1, जब मूल अधिनियम संविधान की अभिव्यक्त सीमाओं का उल्लंघनकारी है। बी, जब मूल अधिनियम संविधान की गर्भित सीमाओं का उल्लंघन करता है। और सी, जब मूल अधिनियम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। हमारा पहला पॉइंट है कि जहां मूल अधिनियम, पेरेंट एक्ट संविधान के अधिकारातीत है, तो वो संविधान के अधिकारातीत कब हो सकता है? हमने बात की 3 परिस्थितियों में: संविधान की अभिव्यक्त सीमाओं का उल्लंघन, गर्भित सीमाओं का उल्लंघन, या हमारे फंडामेंटल राइट्स जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हमारे को दिए गए हैं, उनका अगर वायोलेशन करता है तो हम कहेंगे कि मूल अधिनियम संविधान के अल्ट्रावायरस है। पहला, जहां मूल अधिनियम हमारे संविधान की अभिव्यक्त सीमाओं का उल्लंघन करता है। भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, वह आर्टिकल 245 और 46 के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। और ये उल्लेख किया गया है कि आर्टिकल 246 द्वारा संघ व राज्य विधानमंडल के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिन पर क्रमशः केंद्र, राज्य और केंद्र दोनों को विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि मूल अधिनियम संविधान की इन अभिव्यक्त सीमाओं का उल्लंघन करता है तो वह अल्ट्रावायरस होने के आधार पर शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब बात आती है पॉइंट नंबर 2, वॉल्यूशन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की गर्भित सीमाओं का उल्लंघन करता हो। पहला पॉइंट हमारा क्या था? जब संविधान की अभिव्यक्त सीमाओं का, जिसकी कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी कल चर्चा की थी कि क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि राज्य विधानमंडल क्या है, वो क्या नहीं कर सकते, विदेश नीति का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। जो हमारे संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसमें विदेश नीति का जो निर्धारण करने का कार्य किया गया है, वह केंद्र के को प्रदान किया गया है। अगर उस पर राज्य करता है तो ये क्या हो गया? संविधान की अभिव्यक्त सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि गर्भित सीमाओं का उल्लंघन, कि एक नियत सीमा से अधिक विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। ये हमने अपनी पिछली क्लासों में कई बार चर्चा कर ली कि आवश्यक विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। वह सीमा यह है कि आवश्यक या एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। और हमने इंद्री दिल्ली लॉज एक्ट के जो फैक्ट्स पिछली क्लास में पढ़े थे, उसके निर्णय में भी ये बात कही गई थी कि एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। विधानमंडल के लिए आवश्यक है कि वो नीति का निर्माण करे तथा उसे एक बाह्यकारी नियम के रूप में परिवर्तित करे। इंद्री दिल्ली लॉज एक्ट केस 1951 के जरिए ये बात तय की गई कि आवश्यक विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जाएगा
और शक्तियों का प्रत्यायोजन करते समय एक गाइडलाइन दी जाएगी और उस गाइडलाइन उस रूपरेखा के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। हमदर्द दवाखाना वर्सेस भारत संघ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 की धारा 3D को इस आधार पर अल्ट्रा वायरस घोषित किया कि इस धारा के द्वारा सरकार को किसी भी रोग की औषधि के विज्ञापन को प्रतिबंधित करने की असीमित शक्तियां दे दी गई। धारा 3D में प्रयुक्त शब्दावली अन्य रोग में किस रोगों को शामिल किया जाए, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी गई थी। यानी कि संविधान की जो गर्भी सीमाएं हैं उनका उल्लंघन किया गया। अन्य रोग के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी गई और शब्दावली का प्रयोग किया अन्य, तो यहाँ पर इसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह है जब मूल अधिनियम हमारे संवैधानिक अधिकारों का अतिलंघन करता है। कोई भी अधिनियम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघनकारी करता है वह शून्य घोषित किया जाएगा। पेरेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। चिंतामणि राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में मूल अधिनियम के द्वारा, पेरेंट एक्ट के द्वारा डिप्टी कमिश्नर को कृषि के मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में बीड़ी निर्माण करने के कार्य को रोकने के लिए विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई थी। इस मामले में डिप्टी कमिश्नर को कृषि मौसम में नोटिफाइड एरिया में बीड़ी निर्माण करने के रोकने की शक्तियां प्रदान की गई तथा कृषि मौसम को भी अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया। पहले पॉइंट क्या कह रहा है कि नोटिफाइड एरिया में, ठीक है ना, कृषि मौसम में बीड़ी निर्माण करने के कार्य को रोका जा सकता है, यहां तक तो सब ठीक है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर को यह पावर दिया जाना कि वह इस बात को भी तय करे कि कृषि मौसम आ चुका है, नोटिफाई करने का अधिकार दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीपी बीड़ी निर्माण विनियम अधिनियम 1948 और उसके अधीन निर्मित रूल को आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज जी के अधीन प्रदत्त फंडामेंटल राइट के उल्लंघनकारी मानते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को ये पावर भी दे दी गई कि वो ये कह सकता है कि साहब कृषि मौसम आ चुका है, भरी गर्मी के मौसम में भी क्या उसके द्वारा किया जा सकता है कि साहब अभी कृषि मौसम आ चुका है। तो ये ऐसी शक्तियां देना आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज जी के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उल्लंघनकारी मानते हुए उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। पॉइंट नंबर 2, प्रत्यायोजित विधायन का संविधान के अधिकारातीत परिवर्तन। पहला पॉइंट हमारा क्या था, मूल अधिनियम पेरेंट एक्ट का संविधान के अल्ट्रा वायरस। अब हम दूसरी बात क्या ले रहे हैं कि डीएल यानी कि जो पेरेंट एक्ट बना उसके द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जो प्रत्यायोजित विधायन बना, वह प्रत्यायोजित विधायन क्या है, अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि मूल अधिनियम संविधान के अधिकारातीत नहीं है, लेकिन प्रत्यायोजित विधायन जिसे मूल अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के द्वारा बनाया गया है वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे भी शून्य घोषित किया जा सकता है। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का मामला। इस मामले में एयर इंडिया सर्विस रेगुलेशन 47 को असंवैधानिक माना गया, जिसके अंतर्गत विमान परिचारकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 35 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का अधिकार एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक को दिया गया, पर यह नहीं बताया गया कि वे किन आधारों पर ऐसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन मानते हुए अल्ट्रा वायरस घोषित किया। इसी प्रकार एयर इंडिया नरगिस मिर्जा के दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को भी मनमाना माना, जिसमें परिचारकों के द्वारा सेवा के प्रथम 4 वर्ष के भीतर विवाह या प्रथम गर्भधारण पर सेवा समाप्ति की जा सकती थी। कोर्ट ने प्रथम गर्भधारण तथा एमडी की इच्छा पर सेवा समाप्ति के नियमों को विभेदकारी माना और इससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तीसरा पॉइंट है प्रत्यायोजित विधायन का मूल अधिनियम के अधिकारातीत परिवर्तन।
प्रत्यायोजित विधायन का मूल अधिनियम के अधीन परिवर्तन। एक तरीके से समझ लीजिए कि जो डीएल है, प्रत्यायोजित विधायन है, इसकी जांच दो स्तरों पर की जाएगी। प्रत्यायोजित विधायन संविधान के भी अधिकारातीत नहीं होना चाहिए, ये हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा। और तीसरी चीज, प्रत्यायोजित विधायन अपने मूल अधिनियम के भी अधिकारातीत नहीं हो सकता, यानी कि इसे जांच के दो स्तरों से गुजरना होगा। डीएल यानी कि प्रत्यायोजित विधायन की जांच न केवल संवैधानिक आधार पर वरन पेरेंट एक्ट के आधार पर भी की जाती है, यानी कि दोनों ही आधारों पर यह अधिकारातीत नहीं होना चाहिए। प्रत्यायोजित विधायन का मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के बाहर परिवर्तन। इस संबंध में सिद्धांत यह है कि अधीनस्थ अधिकारी ऐसा कोई नियम निर्मित नहीं कर सकता जिसके लिए मूल अधिनियम में शक्ति प्रदत्त न की गई हो। जहां मूल अधिनियम में आपको शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है, वो अगर आप कार्य करते हैं तो वह क्या होगा, अल्ट्रा वायरस। और जहां प्रत्यायोजित विधायन का मूल अधिनियम के विरोधी होना। डीएल पर न्यायालय के समक्ष इस आधार पर भी आक्षेप किया जा सकता है कि वह मूल अधिनियम के, यानी कि आपने पेरेंट एक्ट के जरिए प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जो प्रत्यायोजित विधायन बनाया, वह प्रत्यायोजित विधायन मूल अधिनियम, यानी कि जो आपका मात्र अधिनियम है जिससे कि आपको शक्ति मिली है, उसके विरोधी है, तो भी वह अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाएगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वर्सेस बीबी हेजले के मामले में दिल्ली निगम अधिनियम 1957 सेक्शन 92 क्लोज 1 के अनुसार 350 रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारी की नियुक्ति जनरल मैनेजर के द्वारा की जानी थी, और धारा 95 के अनुसार नियुक्ति अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कोई कर्मचारी निलंबित भी नहीं किया जाएगा। जनरल मैनेजर ने मूल एक्ट के तहत एक रूल बनाकर निलंबन की शक्ति सहायक मैनेजर को प्रत्यायोजित कर दी, और तद अनुसार असिस्टेंट मैनेजर द्वारा एक कर्मचारी बस चालक को निलंबित कर दिया गया। बस चालक द्वारा जब इस नियम को चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे पेरेंट एक्ट के विरोधी मानते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यानी कि जो शक्ति मूल अधिनियम से आपको प्राप्त नहीं है, उसके विरुद्ध में जाकर आप कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा कर ली। अगले पॉइंट की चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।